नमस्कार। इस वीडियो में हम वोकेरिया एल्गी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वोकेरिया का वर्गीकरण देखते हैं हम। वर्ग क्लोरोफाइसी में रखा जाता है इसको, गण साइफोनेलिज, कुल वोकेरिएसी। आवास के अध्ययन किया जाए तो वोकेरिया की लगभग 54 जातियों में से 3 से 4 जातियां समुद्री हैं, बाकी सभी अलवणीय जल में आवास करती हैं। अलवणीय जल यानी सफ्ट जल में पाई जाती हैं। वोकेरिया जोनिसाई हिमोद्भिद जाति है जो कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर पाई जाती है। थैलस संरचना, इसकी थैलस संरचना शाखित होती है, नलीय अथवा साइफनी होती है, जिसमें पटों का निर्माण नहीं होता और केंद्रक कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। तंतु लंबे, पटहीन और संकोशीय होते हैं। पटों का निर्माण केवल जननांगों के निर्माण के समय होता है। स्थलीय जातियों में अधो स्तर पर मूलाभास जैसी शाखित स्तनांग द्वारा संलग्न रहती है, यानी इनमें जड़ों के स्थान पर मूलों की जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि मूलाभास या राइजोइड कहलाते हैं। कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली और 2 परतों में विभेदित होती है। बाह्य परत पेक्टिक यौगिकों की और भीतरी परत सेल्यूलोज से निर्मित होती है। इसकी कोशिका भित्ति की सतह पर चूने या लाइम का निक्षेपण पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है बीच में। पायरिनोइड का इसमें अभाव होता है। वोकेरिया की बाह्य आकृति का चित्र हम देख सकते हैं, डायग्राम, जिसमें इसका जो शारीरिक संरचना होती है थैलस की, वो नलिका में होती है, साइफनी होती है, जिसमें अनेक केंद्रक बिखरे होते हैं। मूलाभास यानी राइजोइड इसमें पाए जाते हैं जो इसको आधार से संलग्नित रखते हैं। इसमें अनेक शाखाएं पाई जाती हैं, शाखित थैलस होता है इसका। और चित्र में देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम यानी पुंदानी और ओवोनियम यानी अंडधानी का निर्माण इसके तंतुओं के द्वारा या शीर्षक शाखाओं के द्वारा होता है और इनके निर्माण के समय इसमें पटों का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य में परिधि की ओर अनेक बिंबाव क्रोमेटोफोर्स और अंदर की ओर अनेक केंद्रक होते हैं। जैसा कि थैलस के अंतःपर्श काट में हम देख सकते हैं कि परिधि की ओर डिस्कोइड क्रोमेटोफोर होते हैं साइटोप्लाज्म में, और मध्य में यानी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसके कोशिका द्रव्य में प्रवाही गति यानी स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स पाई जाती है, जिसमें इसके कोशिकांग केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया व डिक्टियोसोम भाग लेते हैं। प्रवाही गति के द्वारा इसके कोशिकांगों तक पोषण की पूर्ति होती रहती है। संचित भोजन की यदि बात की जाए तो वोकेरिया में तेल कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में तैरता रहता है। वोकेरिया में वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी इस वंश में नहीं पाया जाता। यह क्लोरोफाइसी का मुख्य वर्णक है। जनन, वोकेरिया में जनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक तीनों विधियों के द्वारा होता है। कायिक जनन खंडन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इस विधि में थैलस क्षतिग्रस्त होकर टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड में नया थैलस बनाने की क्षमता होती है। दूसरा जनन अलैंगिक जनन के रूप में पाया जाता है। यह कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। बीजाणुओं के प्रकार में इनके प्राकृतिक आवास यानी वातावरण की भूमिका होती है। जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार के इसमें अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। कुछ प्रमुख बीजाणुओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है। चल बीजाणुओं द्वारा यानी बाय जूस्पोर्स, चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन का अध्ययन हम करेंगे। यह जलीय जातियों में जो अलैंगिक जनन होता है इसमें चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानी यानी जो स्पोरेंजियम में होता है। चल बीजाणुधानी के निर्माण के समय कुछ उद्रो शाखाओं के यानी जो सीड्स की शाखाएं होती हैं उनके सीड्स फूलकर चल बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं जो स्पोरेंजियम का। इसमें अनेक केंद्रक और क्रोमेटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। केंद्रक मध्य स्थिति से परिधि की ओर तथा क्रोमेटोफोर परिधि से केंद्रीय भाग की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं।
परिधि पर स्थित प्रत्येक केंद्रक के सम्मुख दो कसाबिकाएँ उत्पन्न होती हैं। परिपक्व चल बीजाणु गोल अथवा अंडाकार, बहुकसाबिक, बहुकेंद्रकीय एवं क्रोमैटोफोर युक्त संरचना होती है। इसके केंद्र भाग में रिक्तिका पाई जाती है। बहुकेंद्रीय व बहुकसाबिक चल बीजाणु को संचल बीजाणु यानी सिंजोस्पोर कहा जाता है। विमोचन से पूर्व चल बीजाणुधानी के आधार पर एक पट का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका शेष थैलस से संपर्क समाप्त हो जाता है। चल बीजाणुओं का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ द जूस्पोर्स। बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात ये मुक्त रूप से जल में तैरते रहते हैं और बाद में अपनी कसाबिकाओं को समेटकर चारों ओर एक भित्ति का श्रावण कर लेते हैं। अतः अंकुरण से पूर्व चल बीजाणु अकसाबिक, अगतिशील और निश्चेष्ट हो जाता है। अंकुरण के समय इसमें साइफनी या नलिका रूपी उदर्त निकलते हैं। स्थलीय जातियों में एक उदर्त मूलाभासी यानी जो जमीन के आधो स्तर पर की ओर जाने वाला शाखा के रूप में और शेष उदर शाखाएं बनाता है। उपरोक्त चित्रों के माध्यम से चल बीजाणु का निर्माण और इसके विमोचन की क्रिया को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम चित्र ए में देखते हैं कि इसकी वो क्रिया की कोई भी शाखा का शीर्ष फूलकर गोलाकार संरचना बनाता है, शाखा का यानी शीर्ष भाग, और इस गोलाकार भाग में अन्य केंद्रकों की संख्या अनेक होती है, क्रोमैटोफोर्स होते हैं। फिर इसमें चित्र बी में हम देखते हैं कि एक पट का निर्माण होता है। अब इस संरचना जो कि गोलाकार होते हैं, इसमें केंद्रक मध्य से परिधि की ओर आ जाते हैं और जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो परिधि से केंद्र यानी मध्य भाग की ओर आ जाते हैं। चित्र सी में हम देख सकते हैं कि केंद्रक यानी जो परिधि की ओर होते हैं उनमें कसाबिकाओं का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक केंद्रक के द्वारा दो कसाबिकाएँ उत्पन्न होती हैं और एक गोलाकार संरचना बन जाती है। इसको सिंजोस्पोर कहा जाता है, हम संचल बीजाणु कहते हैं। चित्र डी में यानी सिंजोस्पोर का विमोचन देखते हैं हम। विमोचन के द्वारा इसमें पट के द्वारा संचल बीजाणु पृथक होता है और विमोचन के द्वारा बाहर आकर ये जल में तैरने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संचल बीजाणु यानी सिंजोस्पोर गोलाकार संरचना होती है जिसमें बहु कसाबिक होता है, बहुकेंद्रकी होता है। और चित्र एफ में संचल बीजाणु यानी सिंजोस्पोर की संरचना हम देख सकते हैं कि बीच में यानी मध्य में केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। परिधि की ओर केंद्रक होते हैं और मध्य भाग की ओर यानी केंद्रीय रिक्तिका के चारों ओर क्रोमैटोफोर होते हैं। इस प्रकार से बहुकोशिकी, बहुकसाबिकी, बहुकेंद्रकी संरचना होती है संचल बीजाणु। सिंजोस्पोर यानी संचल बीजाणु के अंकुरण में हम देखते हैं इसकी इस संचल बीजाणु में ये कसाबिकाओं को समेट लेता है और अब ये गोलाकार संरचना हो जाती है कसाबिका युक्त, जिसमें कसाबिकाएँ नहीं होती। और अंकुरण के दौरान इसमें अधो स्तर की ओर और ऊपर की ओर ऊर्ध्व शाखा के रूप में शाखाएँ बनती है। इसमें नीचे की ओर और ऊपर की ओर। नीचे की ओर जो शाखा बनती है ज़मीन से संलग्न करने वाली, वो उसको हम राइजोइड्स बोलते हैं, जो इसको अधो स्तर से चिपकाने का कार्य या इसको जोड़ने का कार्य करता है। और ऊपर की ओर जो संरचना बनती है वो शाखा यानी यंग फिलामेंट्स का निर्माण करती है और इस प्रकार इससे चल बीजाणु से थैलस का निर्माण होता है। दूसरे टाइप के बीजाणु जो अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं वो एल्पेनोस्पोर या अचल बीजाणु होते हैं। स्थलीय जातियों में अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। हमने पढ़ा था कि जलीय जातियाँ होती हैं उनमें चल बीजाणु के द्वारा, और जो स्थलीय जातियाँ होती हैं उनमें अचल बीजाणु का निर्माण होता है। इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया था कि इनमें वकेरिया की जातियों में बीजाणुओं का निर्माण वातावरण के अनुसार होता है। अचल बीजाणु का निर्माण अचल बीजाणुधानी यानी एल्पेनोस्पोरेंजियम में होता है।
चल बीजाणुओं की भांति ये भी शाखाओं के शीर्ष पर बनती हैं, यानी गदाकार होती हैं, गोल होती हैं। ये शेष तंतु से पट के द्वारा पृथक रहते हैं। बीजाणु धान्य का संपूर्ण जीव द्रव्य बहुकेंद्रीय अचल बीजाणु बनाता है। बीजाणु धान्य के अग्रस्थ भाग के फटने से अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है और प्रत्येक अचल बीजाणु अंकुरित होकर एक नए थैलस का निर्माण करता है। चित्र के माध्यम से हम अचल बीजाणुओं का निर्माण और उनके अंकुरण को समझ सकते हैं कि वोकेरिया के थैलस की कोई भी शाखा का शीर्ष फूलकर गोलाकार हो जाता है, यानी गदाकार हो जाता है और पट के द्वारा पृथक हो जाता है। इनका निर्माण यानी प्रतिकूल परिस्थिति में होता है और अंकुरण के समय इसमें अधो स्तर की ओर और ऊपर की ओर तंतुओं में शाखा का निर्माण होता है, नलिकाकार शाखा का निर्माण होता है, जो कि थैलस का निर्माण करते हैं। अचल बीजाणुओं में हम देख सकते हैं कि इनमें कशाभिकाओं का निर्माण नहीं होता। तीसरे प्रकार के बीजाणु जो कि अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, निश्चेष्ट बीजाणु या कैनेट्स होते हैं। ये भी प्रतिकूल स्थितियों में स्थलीय और जलीय जातियों में बनते हैं। इनमें तंतु मोटी एवं जिलेटिनी भित्तियों द्वारा अनेक छोटे छोटे बहुकेंद्रकी खंडों में विभाजित हो जाते हैं। इनके जीवद्रव्य में अनेक तेल की बूंदें होती हैं। इस प्रकार निर्मित प्रत्येक बहुकेंद्रकी खंड सुप्त बीजाणु यानी हाइपेनोस्पोर, निश्चेष्ट बीजाणु एकिनीड्स अथवा सिस्ट कहलाते हैं। अनुकूल स्थिति आने पर प्रत्येक सिस्ट अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करता है। चित्र में देख सकते हैं हम कि इसका जीवद्रव्य अनेक खंडों में विभाजित होकर एकिनीड्स यानी सुप्त बीजाणुओं का निर्माण कर लेता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक खंड के द्वारा नए थैलस का निर्माण कर दिया जाता है। इन बीजाणुओं के इन खंडों के जीवद्रव्य में बहुकेंद्रकी खंडों के जीवद्रव्य में तेल की बूंदें होती हैं और इनके चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित हो जाती है। इस प्रकार ये सिस्ट भी कहलाते हैं, निश्चेष्ट बीजाणु भी कहलाते हैं और हाइपेनोस्पोर यानी सुप्त बीजाणु भी कहलाते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम वोकेरिया में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे।